अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज हम फार्म बिल्स के रेफरेंस में किसानों के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किसानों के एजिटेशन और अपोजिशन के इंसिस्टेंस की परवाह किए बगैर फार्म बिल को मंजूरी दे दी। अब उनके सिग्नेचर के बाद ये तीनों फार्म बिल्स एक्ट बन चुके हैं और कंट्री में इम्प्लीमेंट होने लगे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनमें ऐसी क्या बात है जो पूरे देश का किसान इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहा है। आरएसएस की भारतीय किसान संघ के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, सरकार दावा कर रही है कि इस बिल के ज़रिए से हमने किसानों को सरकारी मंडी से बाहर अपनी पैदावार को बेचने का परमिशन दे दिया है। सवाल ये है कि किसानों पर यह पाबंदी कब थी कि वो अपना पैदावार लाजिमन सरकारी मंडी में ही बेचें। वो इससे पहले भी इसके लिए आज़ाद थे। इसका मतलब ये है कि जो पाबंदी सिरे से थी ही नहीं, उसको ख़त्म करने का ज़बरदस्ती क्रेडिट लिया जा रहा है। इस बिल से ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि किसान मंडियों से बाहर अपना माल फरोख्त करना चाहते हैं। इसके बरअक्स हकीकत ये है कि किसान सरकारी मंडी के अंदर अपना माल बेचने पर इंसिस्ट कर रहा है। ये किसान की देशभक्ति नहीं, मजबूरी है। किसानों को सरकारी मंडी से बाहर भाव कम मिलता है, इसलिए वो चाहता है कि उसका माल सरकारी मंडी में बिके। हरियाणा और पंजाब की सरकार इसको ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए वहाँ का किसान दूसरे स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल यानी प्रॉस्पेरस है। इस रीज़न से वेस्टर्न यूपी का किसान भी अपना माल हरियाणा और पंजाब में लाकर सेल करता है, लेकिन दूर दराज के किसान ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि 70 रुपये डीजल डालने के बाद लंबा सफ़र करके आने में सारा प्रॉफिट तो ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा और आने जाने का जो ट्रबल होगा वो एक्स्ट्रा। देश भर का किसान चाहता है कि हर एरिया में सरकारी मंडी हो और वहाँ वो अपनी फसल और पैदावार सरकारी भाव पर बेच सके, लेकिन सरकार उसको वहाँ से भगाना चाहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर सरकार कल पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर करे कि हमने नागरिकों के ऊपर से हवाई जहाज़ पर चलने की पाबंदी हटा ली है, अब वो हवाई जहाज़ पर सफ़र करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन पर पाबंदी थी कब? वो तो पहले भी इसके लिए आज़ाद थे, लेकिन चूँकि उनके पास हवाई जहाज़ का किराया अदा करने के लिए रुपया नहीं था, इसलिए वो रेलगाड़ी में सफ़र करने पर मजबूर थे। अब सरकार उनको इतना खुशहाल बनाने के बजाय कि वो हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकें, इतना बदहाल बनाना चाहती है कि रेलगाड़ी में भी उनके लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाए। रेलवे को ग्रेजुअली प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। अब वहाँ भी मुनाफाखोरी का दौर दौरा होगा। इसके बाद इंडियन किसान तो दूर, कॉमन पीपल के लिए भी रेल में सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार तो ट्रेन और रेलवे स्टेशन औने पौने भाव अपने दोस्त कैपिटलिस्ट को बेचकर एक तरफ हो जाएगी, लेकिन उसके एक्सप्लॉयटेशन की कीमत गरीब पब्लिक चुकाएगी। किसानों को डर है कि वो ग्रेजुअली सरकारी मंडियों को बंद करके किसानों को धन्ना सेठों के रहमो करम पर छोड़ देगी और महाराष्ट्र और तेलंगाना की तरह पंजाब और हरियाणा का किसान भी सुसाइड के लिए मजबूर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में इस बात का प्रॉमिस किया है कि गवर्नमेंट एमएसपी का सिस्टम ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन यही प्रॉमिस एक्ट के अंदर लिखा हुआ नहीं है। हमारे पीएम मोदी अपने इतने प्रॉमिस तोड़ चुके हैं कि इनके ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं रहा। किसान इस बात को समझता है कि प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट की कोई वैल्यू नहीं होती। हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात की गारंटी करे कि किसानों का सारा माल सरकारी मंडी में एमएसपी पर ख़रीदा जाएगा। इससे सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा करने के बजाय उनको मिसलीड करने के लिए कभी ट्वीट करती है, कभी ऊटपटांग स्टेटमेंट देती है और कभी भाषण पे भाषण दिया जाता है
ताकि ये जो किसान मूवमेंट खड़ा हुआ है इसको डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में तो उनका जाना मुश्किल हो जाएगा, इन लीडरों का घुसना मुश्किल हो जाएगा। किसान इस बार इनके फरेब में नहीं आएगा। किसी ज़माने में एक जोक बहुत मशहूर था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने 3 महीने के अंदर पटना को टोक्यो बनाने का ऑफर दिया, तो इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने 3 दिन में टोक्यो को पटना बनाने का ऑफर दे डाला। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट इस जोक को रियलिटी में बदल रही है। वो बिहार के किसान को पंजाबी फार्मर्स की तरह मालदार बनाने के बजाय पंजाब के किसान को बिहारी फार्मर्स की तरह गरीब और बदहाल बनाना चाहती है। ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, बल्कि सरकारी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पंजाब का किसान 39% गेहूं सरकारी मंडी में बेचता है, जबकि बिहार में सिर्फ 0.1% गेहूं सरकारी मंडी में बेचा जाता है। पिछले 14 सालों में एनडीए ने बिहार से सरकारी मंडी का एमएसपी सिस्टम पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। यही काम अब सेंटर की एनडीए गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे करना चाहती है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि पंजाब के एक घर में किसान की जो आमदनी 18,000 रुपया पर मंथ है वो घटकर 3,500 रुपये हो जाएगी। पंजाब के किसान को ये डाउट है कि इस नए कानून के कारण आज नहीं तो कल उसकी हालत भी बिहारी फार्मर की तरह हो जाएगी। हुकूमत की इस फॉल्टी रवैये का असर ये है कि बिहार में 10 एकड़ ज़मीन का मालिक पंजाब और हरियाणा में आकर 2 एकड़ के किसान की खेती में मजदूरी करने पर मजबूर है। ये भी कोई इमेजिनरी बात नहीं है। सरकारी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बिहार से 79,49,000 किसान मजदूरी के लिए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। बिहार से बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है, वहाँ से 1,30,00,000 किसान दूसरे स्टेट्स में जाने पर मजबूर होते हैं। राजस्थान से भी 30,49,000 किसान एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मजबूर होते हैं वो अपनी स्टेट को छोड़कर, अपनी ज़मीन को छोड़कर पंजाब और हरियाणा जाएं ताकि अपना पेट पाल सकें, अपनी गरीबी दूर कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा और पंजाब को भी बदहाल कर दिया गया तो ये मजदूर कहाँ जाएंगे? और हरियाणा और पंजाब का किसान भी अगर बदहाल हो गया, गरीब हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? फिलहाल जो किसान लीडर गोली मारने का डिमांड कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में यही डर है। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल उन्हें भी महाराष्ट्र और तेलंगाना के किसानों की तरह सुसाइड पर मजबूर होना पड़ेगा। इस नए बिल के मुताबिक स्टॉक की पाबंदी खत्म कर दी गई है। हिंदुस्तान में कर्ज के तले दबा हुआ किसान स्टॉक करने की कैपेसिटी नहीं रखता, इसके पास अपना माल स्टॉक रखने की सहूलत भी नहीं है। वो तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना माल सेल करके फारिग हो जाए और लोन अदा कर दे, घर की दूसरी ज़रूरत पूरी करे। सरकार की इस ऑफ़र को देखकर हुकूमत की बैंक में अकाउंट खोलने वाली स्कीम याद आती है। हुकूमत ने लोगों से कहा कि भाई आप बैंक का अकाउंट खोलिए, लोगों ने फ्री में अकाउंट खोल दिया। उसके बाद मिनिमम बैलेंस की फॉर्मेलिटी आई और मिनिमम बैलेंस के नाम पे इन बैंकों ने गरीब लोगों की जेब काटना शुरू कर दिया। इसी तरह से अब सरकार किसानों की भी जेब काटना चाहती है। इस बिल का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर ज़मीन उठाने की सहूलत है। इसके ज़रिए वो कड़ी शर्तों पर किसानों की ज़मीन ठेके पर लेंगे और किसान अपने ही खेत में मालिक से लेबर बन जाएगा। इसके अलावा ऐसी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दी जाएंगी कि किसान खून पसीना बहा करके भी भूखा मरने पर मजबूर हो जाए। जहाँ तक किसान इंश्योरेंस का सवाल है, इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस सारे झमेले के पीछे जो चीज़ काम कर रही है वो ये कि हुकूमत का खर्च ज़्यादा है और आमदनी कम है। हमारा बजट डेफिसिट में चलता है। कोरोना की वजह से ये डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इंटरनेशनल एजेंसी से
लोन लेना अब कंपलसरी हो गया है। इसलिए इंटरनेशनल एजेंसीज से अब लोन लेना कंपलसरी हो गया है। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे WTO वगैरह अपनी कंडीशंस पे लोन देती है, और उन कंडीशंस में से एक ये भी है कि किसानों को एक्सप्लॉइट करने की आज़ादी धंधा सेठों को मिले। इससे अडानी और अंबानी का भी फ़ायदा है। इसीलिए ये सरकार अपने दोस्तों को खुश करने के लिए किसानों को बलि का बकरा बना रही है। लेकिन अब किसान जागरूक हो गया है, अब वो सरकार के धोखे में नहीं आएगा। और जिस तरह से पहले सरकार को लैंड एक्विजिशन बिल वापस लेना पड़ा था, इसी तरह से आगे चल के अपनी नाक घिस कर ये बिल वापस लेना पड़ेगा, वरना ये किसान इस सरकार को सबक सिखा के रहेगा। तो दोस्तों, ये चंद बातें इस बिल के ताल्लुक़ से मैं आप लोगों को बताना चाहता था। हमें उम्मीद है कि सरकार को समझ आएगी और वो किसानों के भले के लिए इस बिल को वापस लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के माध्यम से आज मुझे आपके साथ मेरी मन की बात कहने का मौका मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ मेरी ही मन की बात नहीं होगी, तो आज आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी भी ये बात होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाल ही में देश के किसानों के लिए 3 कानून संसद में बना लिए हैं। पहले तो ये 3 अध्यादेश थे, राष्ट्रपति महामहिम के सही से निकाल लिए थे कोविड-19 के बीच में ही, पर अभी परसों ही उसको संसद में मंजूरी मिल के उसका कानून में रूपांतर हो गया है। और इस कानून के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 3 कानून बनने से अब किसानों का 70 साल से जो APMC में कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में व्यापारियों के माध्यम से और आढ़तियों के माध्यम से जो शोषण होता था, वो शोषण अब बंद हो जाएगा और किसान पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। वो अपना माल कहीं पे भी किसी को भी बेच सकेगा और उसकी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। हमें ये 3 कानून क्या है ये पहले समझना होगा। ये 3 कानून जो है वो अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊं तो पहला कानून है कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बाहर, APMC के बाहर किसानों को अब किसी को भी माल बेचने की सम्मति रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो APMC में जाके ही बेचे कि जहाँ पे मार्केट सेस लगता है, दलाली लगती है, ऐसा कहा जा रहा है। और मार्केट कमेटी के बाहर कोई भी किसान का माल खरीद सकेगा, सिर्फ उसके पास में पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड चाहिए और वो खरीद सकेगा। मार्केट कमेटी के बाहर जो खरीदेगा उसको 3 दिन के अंदर किसानों का चुकारा यानी पैसा खरीदे हुए माल का देना पड़ेगा। पर मैं यहाँ आपको याद दिला देता हूँ कि आज के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कानून है कि 24 घंटे के अंदर चुकारा व्यापारियों को देना चाहिए। अब मार्केट कमेटी में 24 घंटे के अंदर और उसके बाहर 3 दिन के बाद, ज़रा सोचिए इसको हम प्रगतिशील कैसा कहेंगे। कोई भी खरीद सकता है, किसान देश में कहीं पे भी जाके अपना माल बेच सकता है, दुनिया में भी वो अपना माल बेच सकता है। 1 नेशन 1 मार्केट, ये एक नया स्लोगन मोदी जी ने दिया है, एक देश एक बाजार। मैं अगर मोदी जी के अभी तक के दिए हुए नारों की बात कहूँ तो शायद उसमें भी 5 मिनट चले जाएंगे, और वो नारे की पूर्तता क्या हुई है ये आप खुद भी समझ सकते हो, आपने खुद ने अनुभव किया है। मैं 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे ये बात नहीं करूँगा, पर इस तरह के नए नए नारे देना ये मोदी जी का एक शौक ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा नारा है, दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, करारानुसार खेती। करार करके किसान खेती करेगा। किसी भी कंपनी के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी संस्था के साथ में फसल बुआई के पहले
वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक करार करेगा कि हम आपको गेहूं पैदा करके देते हैं, टमाटर पैदा करके देते हैं, आलू पैदा करके देते हैं, और आप हमको दाम क्या देंगे, कंपनी बताएगी कि हम आपको ये दाम देंगे। यहाँ ही नहीं, इतना ही कहा जा रहा है कि वो कंपनी भी आपको बीज देगी, खाद देगी, दवाई देगी, खेती कैसा करना है इसका मार्गदर्शन भी करेगी। तो आपको पैसे के लिए इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी ही कर्जा देगी और आपका माल तय कीमत पे खरीदी करेगी। बहुत अच्छा सपना है ये। और तीसरा कानून जो है वो जीवन आवश्यक वस्तु, जिसको अत्यावश्यक वस्तु कायदा बोलते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको कह रहे हैं कि हम खारिज कर रहे हैं। इससे किसानों को बाजार में दाम नहीं मिलते थे, दाम गिराने के लिए इन कानून का इस्तेमाल होता था, और अब ये कानून हम रद्द कर रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां गोडाउन बनाने के लिए आएगी, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए आएगी, किसानों का माल खरीदी करेगी और उसका स्टॉक भी करेगी। मर्यादा नहीं होने के कारण ज़्यादा स्टॉक करेगी, स्पर्धा होगी तो दाम भी मिलेगा। ऐसे ये 3 कानून बनाए हैं। अब ये 3 कानून अभी ही क्यों बनाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सीधा एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये 3 कानून इतने क्रांतिकारी है तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में किसानों को ये वचन क्यों दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो मनमोहन सिंह जी का मर जवान मर किसान ये नीति को बदल देंगे और जय जवान जय किसान करेंगे, और हम आपको आपके खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। और वो जनता को सवाल पूछते थे पब्लिक मीटिंग में कि ऐसा दाम देने के बाद में किसान आत्महत्या क्यों करेगा, और लोग बोलते थे नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर मोदी जी ने यह प्रॉमिस, यह वचन देने के बजाय उसी समय ये कहते थे कि हम ये 3 कानून लाने वाले हैं, आपको स्वतंत्रता देने वाले हैं, आपको एपीएमसी से मुक्त करने वाले हैं, दलाल व्यापारियों से मुक्त करने वाले हैं, एक देश एक बाजार बनाने वाले हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से भी मुक्त करने वाले हैं, और सत्ता पे आके हम ये कानून बनाएंगे। सत्ता पे आते कानून बना देते तो अभी ये 72 महीने का समय जो वाया गया है, इस 72 महीने में तो किसानों की सब समस्याएं हल हो जाती थी, और जो आमदनी दुगनी करने का सपना मोदी जी का है वो तो अभी तक के हो चुका होता ना। फिर उस समय क्यों नहीं फिर ये प्रॉमिस किया, और वो क्यों प्रॉमिस दिया? दोस्तों, इसको समझना होगा। मोदी जी ने पिछले 72 महीने में देश की जनता को जो जो अलग अलग घोषणाएं की, उसका तो मैं यहाँ पे लेखा जोखा नहीं करूँगा, पर किसानों के लिए जो अलग अलग घोषणाएं की उसको आप समझिए कि इन्होंने हर समय किस तरह से गोल पोस्ट बदला है, हर समय किस तरह से एक घोषणा की, वो पूरी नहीं हुई, उस पर चादर डाल दी, फिर दूसरी घोषणा कर दी। देखिए इन्होंने क्या कहा था, पहले 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे, स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद में मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम ये दे नहीं सकते। कई लोगों को नहीं मालूम कि इस तरह का एफिडेविट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, तो मोदी जी ने सब मुख्यमंत्रियों को खत लिखा कि आप एमएसपी से ज़्यादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा उस पर बोनस देके जो गेहूं चावल कृषि उपज खरीदी करते हो उसको बंद कर दो। यह चीज़ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह धान खरीदी करते थे, गेहूं खरीदी करते थे बोनस देकर, पर मनमोहन सिंह जी ने कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी उस पर हरकत नहीं की, पर मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी। इसकी जब रिएक्शन हुई सब तरफ, तो फिर मोदी जी ने एक नया घोषणा दे दिया। वो नई घोषणा क्या थी? हम आपकी आमदनी 2022 तक के दुगनी करेंगे। अब आमदनी तो दुगनी हो नहीं रही थी। मोदी जी जो समर्थन मूल्य घोषित कर रहे थे वो भी बाजार में नहीं मिल रहे थे, इसलिए जगह जगह किसानों के आंदोलन होने लग गए, सरकार पे दबाव आने लग गया कि हमारी फसल खरीदी करो, हमारी फसल खरीदी करो। आप लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो घोषणा कर दी थी कि हम भावांतर योजना लागू करते हैं, कृषि मूल्य आयोग का जो दाम घोषित है वो दाम और बाजार में जो मिलने वाला दाम, इसमें जो कम है वो कम हम भावांतर योजना में उसकी पूर्ति हम करेंगे। पर वो भी नहीं कर पाए।
मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों का आंदोलन बहुत हुआ, जिसमें गोली चली और 5 किसान शहीद हो गए। इसकी भी रिएक्शन हो गई पूरे देश में। और 2019 का चुनाव आ गया, तो 2019 के चुनाव के पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो हमारे अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट में घोषणा कर दी कि हम 50% मुनाफा जोड़कर दाम दे रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया, हम कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लगा, पर जो दाम घोषित हुए वो स्वामीनाथन जी के सिफारिश के अनुसार नहीं हुए, क्योंकि स्वामीनाथन जी ने C2 + 50% कहा था। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट यानी सब खर्चा और उसमें ज़मीन का किराया भी और जो इन्वेस्टमेंट किया है किसान ने उसका ब्याज भी, इस सबको मिलाकर जो था उस पर 50% कहा था। मोदी जी ने A2FL यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार करता है, किसान करता है, बीज, खाद, बिजली, लेबर, फैमिली लेबर, उसका ही सिर्फ पकड़ के 50% दे दिया। चलो कोई बात नहीं, A2FL पे 50% दिया, पर वो दाम भी बाजार में मिल नहीं रहे थे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग दावा करते हैं, और कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी ने भी दावा किया कि हमने सबसे ज़्यादा MSP की खरीदी की, और हमने ना गेहूं और चावल सिर्फ खरीदा, तो हमने दूसरी फसलें भी खरीदी। बराबर है ना, खरीदी ना आपने, पर क्यों खरीदनी पड़ी? क्योंकि बाजार में MSP से कम दाम था, और ये तो आपकी जिम्मेदारी ही है, उसमें क्या नया किया आपने। पर दोस्तों, अभी ये कानून क्यों लाया कोविड-19 के बीच में ही? जरा इसको समझिए आप। ये इसलिए लाया गया है कि अब मोदी जी के ध्यान में आ गया है कि मैंने जो 50% मुनाफा जोड़कर दाम दूंगा, ये जो वादा किया था, ये वादा पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही बाजार में मंदी थी, और अब कोविड-19 के बाद तो पूरे दुनिया में मंदी बहुत आ गई है। उसका असर हमारे देश पे भी दिख रहा है। आज जो भी MSP, जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत के कृषि मूल्य आयोग ने घोषित किया है, वो एक भी फसल का देश के बाजार में नहीं है और ना दुनिया के बाजार में है। और किसानों का दबाव बढ़ रहा है कि आपको सिर्फ गेहूं और धान नहीं, और सिर्फ गेहूं और धान पंजाब हरियाणा में नहीं, तो पूरे देश में खरीदना होगा। आपको मकई खरीदनी होगी, आपको बाजरा खरीदना होगा, आपको तुअर, चना, मसूर खरीदना होगा, आपको ऑयल सीड खरीदने पड़ेंगे। ये दबाव बढ़ते जा रहा है। तो मोदी जी के ध्यान में आ रहा है कि इतना सब तो खरीदा नहीं जा सकता है। अभी तक के तो ये सामने आ गया कि वो 6% ही खरीदी करते थे, और वो भी सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में खरीदी करते थे। तो अब मोदी जी को ये ध्यान में आ गया है कि अब तो हम MSP के समर्थन मूल्य पर किसानों को न्याय दे नहीं सकते, और किसानों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। तो फिर क्या करना? तो फिर मोदी जी ने एक ये नया स्लोगन किसानों को दे दिया है 3 कानून का, कि देखिए हम आपके लिए 3 कानून लाए हैं, आपको पूरी तरह से छूट दे दी है, आप पूरे स्वतंत्र हो गए हैं, अब आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप कहीं पे भी जाके बेचिए। और ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को मुक्त कर दिया है। दोस्तों, मैं पहले ही यहाँ इस बात को कह देता हूँ बड़े ही ठोस इसमें और जिम्मेदारी से, कि मोदी जी ने किसानों को मुक्त नहीं किया है। मोदी जी खुद MSP के जिम्मेदारी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी से खुद मुक्त होना चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। इसके समर्थन में कई इकोनॉमिस्ट आके बात कर रहे हैं। एक अशोक गुलाटी नाम के व्यक्ति है, वो भारत के कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी के समय रहे हुए हैं, और अब वो मोदी जी के इन 3 कानूनों का ऐसा समर्थन कर रहे हैं कि वाह रे वाह, ये तो किसानों में क्रांति करने वाला है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस तरह से 1991 में इस देश में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह जी अर्थ मंत्री, उन्होंने एक क्रांति लाई थी, डी लाइसेंसिंग हमारे देश के उद्योगों को करके। कोटा परमिट राज खत्म कर दिया था, लाइसेंस खत्म कर दिया था, और उसके कारण हमारे देश में जो औद्योगिकरण हुआ, जो शहरों का विकास हुआ, जो GDP बढ़ी, जिस तरह से उद्योगों में ये डी लाइसेंसिंग किया है, अशोक गुलाटी जी कहते हैं कि ये उस तरह का डी लाइसेंसिंग कृषि में करने जैसा है, और अब किसानों को सब कुछ खुला है, तो अब उनकी लूट नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में समझाना चाहता हूँ, मेरी जो कुछ भी बुद्धि है उसमें। और अशोक गुलाटी जी से मैंने ये सवाल भी किया है
कि सिर्फ डिलाइसेंसिंग करने से देश में उद्योग नहीं आए और ना वो पनपे। एलजी आया, सैमसंग आया, तरह तरह के कार बनाने वाले आए, स्कूटर बनाने वाले आए, एसी बनाने वाले, माइक्रो ओवन बनाने वाले आए, फ्रिज बनाने वाले आए, वॉशिंग मशीन बनाने वाले आए। ये जो आए और ये पनपे इस देश में, ये सिर्फ डी लाइसेंसिंग के कारण नहीं पनपे। तो उनके लिए सरकार ने आर्थिक नीति परिवर्तन की, उस आर्थिक नीति का उनको समर्थन दिया, उसके कारण वो पनपे। क्या थी ये आर्थिक नीति? ये आर्थिक नीति ये थी कि इस देश में एक वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाई गई। उस वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग दिया गया। इतना ही नहीं, आमदार, खासदार, एमएलए, एमपी के वेतन बढ़ाए गए, पेंशन बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देश में लाने के लिए परमिशन दी गई। तो देश में पैसे का प्रवाह बढ़ाया गया और उसके साथ में एक समांतर योजना दी गई, कर्जा लो और वस्तु खरीदी करो। कार खरीदी करना है कर्जा, फ्रिज खरीदी करना है कर्जा, एसी खरीदी करना है कर्जा, वॉशिंग मशीन खरीदी करना है कर्जा। कर्जा लो और वस्तु खरीदी करो। मैं अशोक गुलाटी जी से कहता हूँ कि सिर्फ ये एक ही निर्णय ले लो ना कि कर्जा लो और वस्तु खरीदी करो, इसको बंद कर दो, फिर देखते हैं ये उद्योग कैसे चलते हैं, तो फिर इनका क्या हाल होता है। तो फिर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि उसका कृषि के साथ में नहीं हम जोड़ सकते। कृषि में आपने स्वतंत्रता दे दी, पर जिस देश में 70% लोगों के पास में 2 समय का खाना खरीदने की क्रय शक्ति ही नहीं है, उस देश में बाजार व्यवस्था में जब अधिक उत्पादन बाजार में आएगा तो दाम गिरने वाले ही है ना। कौन सा अर्थशास्त्री ये कहेगा कि मांग और पूर्ति के अनुसार दाम मिलते अच्छे हैं और किसान का सवाल हल होता है। दोस्तों, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि अशोक गुलाटी और मैं जितना खाता हूं उसके 25% भी खाने को नहीं मिलते, ऐसे 75% लोग इस देश में हैं। कैसा क्या होगा वो मांग और पूर्ति से? और मांग और पूर्ति से किसान को दाम नहीं मिल सकते अधिक उत्पादन की प्रक्रिया में। ये तो खुद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने कृषि मूल्य आयोग की रचना की थी। कई लोगों को नहीं मालूम है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना तो 1965 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। वो इसलिए की थी कि हम उस समय शिफ्ट टू माउथ थे, अमेरिका के लाल गोर मिलों पे जिंदा रहते थे और उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन जी कहते थे कि हम शिफ्ट टू माउथ थे, वहाँ से गेहूँ नहीं आएगा, मिलों नहीं आएगी तो हमारे यहाँ रोटी नहीं बन सकती थी। तो उस समय अधिक उत्पादन की हरित क्रांति की योजना की गई और सी सुब्रमण्यम साहब उस समय कृषि मंत्री और एसेंशियल कमोडिटी के मंत्री थे। उन्होंने भी खेती का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम कहेंगे और ज़्यादा उत्पादन बाजार में आएगा तो एकदम दाम गिर जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास में क्रय शक्ति नहीं है। तो उनको कम से कम सुरक्षा देने के लिए, ताकि वो उत्पादन बढ़ाने का उत्साह कायम रहे, इसलिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की गई थी कि कितने भी दाम गिर गए तो सरकार इस दाम का संरक्षण आपको देगी। इसलिए एमएसपी आई थी। दोस्तों, मैं यहाँ और याद दिला देता हूँ नए पीढ़ी को कि उस समय हमारे देश में शॉर्टेज था, और शॉर्टेज था इसलिए सरकार गरीबों के लिए, रेशन दुकान के लिए किसानों से अनाज सख्ती से वसूल करती थी या प्रोक्योर करती थी, और उसके लिए सरकार प्रोक्योरमेंट प्राइस डिक्लेयर करती थी जो कि एमएसपी से ज़्यादा होती थी और बाजार दाम से कम होती थी। आज तो प्रोक्योरमेंट प्राइस की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि अब किसानों को एमएसपी ही नहीं मिल रहा है, तो किसान एमएसपी के लिए ही आग्रह कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि एमएसपी के लिए आज पंजाब और हरियाणा का किसान जो आंदोलन करते हुए दिख रहा है अपने को, और बहुत जोरदार आंदोलन वहाँ हो रहा है। इतना जोरदार आंदोलन था कि अकाली दल के मंत्री को मोदी जी के सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, और आखिरी में अकाली दल ने अपना मोदी जी के सरकार को जो सपोर्ट था उसको भी निकाल दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा, और क्यों ये आंदोलन वहाँ इतने ज़ोर से हो? दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के किसान को ये समझ में आ गया है कि गेहूं और चावल की एमएसपी की खरीदी अगर एफसीआई जो पंजाब हरियाणा में करता है और 90% पूरा गेहूं और चावल एफसीआई खरीद लेता है, वो अगर बंद हो जाए तो जिस तरह से देश के
दूसरे भागों में किसानों को बाजरे का, मकई का, कपास का, दालों का, तेल बीज का समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है, वो पंजाब और हरियाणा में होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए उस आंदोलन का परिणाम मोदी जी पे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। वो बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी रहने वाली है, एपीएमसी रहने वाली है। और देखिए चावल की खरीदी, धान की खरीदी उन्होंने 2 दिन पहले शुरू कर ली और अब रोज के आंकड़े दे रहे हैं कि एक दिन में कितनी खरीदी हुई, एक दिन में कितनी खरीदी हुई। अरे इसके पहले के आंकड़े दो ना। 15 दिन में, 20 दिन में वहाँ का धान पूरा खरीदी हो जाता है। ऐसी वहाँ पे रचना ही है, क्योंकि फिर किसान अपना गेहूँ बोने के लिए जाता है और जब गेहूँ निकलता है अप्रैल महीने में, मई महीने में, तो वो भी 15 दिन में खरीदी किया जाता है। मोदी जी तो बहुत होशियार है प्रचार करने में। तो ये सब बातें हमको समझनी होगी। अब दूसरा कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रयोग कांग्रेस के राज में हुआ है दोस्तों। पेप्सी कोला को इस देश में जब सम्मति दी गई तो पंजाब हरियाणा में पेप्सी कोला को इसी कंडीशन पे भारत में आने की परमिशन मिली थी कि आप पंजाब हरियाणा में जाके वहाँ के किसानों को गेहूँ चावल पैदा करने से दूर ले जाओगे और उनको सब्जी फल पैदा करने के लिए लगाओगे और आप वहाँ पे सब्जी फल के प्रक्रिया उद्योग शुरू करोगे। पेप्सी कोला पंजाब में गई, टमाटर आलू पैदा करने के लिए किसानों को कहा, पर किसानों को वो कुछ, उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ समझ में नहीं आया, मुनाफे का नहीं रहा, किसानों ने उसको समर्थन नहीं किया, वो सब फेल हो गया। पेप्सी कोला वहाँ से निकल गई। बासमती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ क्योंकि बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है। हुआ क्या कि आखिर में खेती ये खुले आसमान के नीचे है। धान कमज़ोर हो गया, एक साल धान के मिलिंग में टुकड़े होने लग गए चावल के। उस कंपनी ने किसानों को कहा कि आपका धान कमज़ोर है, चावल के टुकड़े ज़्यादा हो रहे हैं मिलिंग में, हम आपका धान खरीद नहीं सकते हैं। अब नैसर्गिक संकट था, उसमें किसानों का क्या दोष था, पर कंपनी का मुनाफा कम होने लग गया, कंपनी ने हाथ ऊपर कर दिए। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल हो गया। गुजरात में पिछले साल आलू लगाने वाले किसानों ने कंपनी से मिलने वाला आलू अपने दूसरे खेतों में बो दिया। उसके ऊपर कंपनी ने दावा डाल दिया कि आपने हमारे बीज को चुराया करके, और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। आंदोलन हुआ, तब कंपनी को वापस आना पड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कल समझो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, नैसर्गिक संकट आया और क्वालिटी खराब हो गई, तो क्या कंपनी माल खरीदी करेगी? वो तो नैसर्गिक संकट है ना, फिर कंपनी क्यों नहीं घाटा सहन करेगी? तो ये भी नहीं चल सकता है ये। इसलिए दोस्तों, सपना बताना ठीक है, पर कांग्रेस के राज में इसके प्रयोग हुए। कांग्रेस को ध्यान में आ गया कि ये कुछ समाधान नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको करना है वो कर सकते हैं, और वो चालू है अभी कहीं कहीं, पर ये किसानों का समाधान नहीं कर सकता है। तीसरा कानून जो है, जीवनावश्यक वस्तु का कायदा, कानून को रद्द करना। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि शक्कर के आयात पे हमारे देश में आज भी आयात कर है, इंपोर्ट ड्यूटी है। शक्कर के एक्सपोर्ट को अभी भी सब्सिडी है। शक्कर का बफर स्टॉक करने के लिए बिन ब्याज का कर्जा सरकार देती है, यानी सरकार शक्कर को गोडाउन में रखने के लिए व्यापारियों को, प्राइवेट चीनी मालिकों को, कोऑपरेटिव मिल मालिकों को गोडाउन में स्टॉक करने के लिए बिन ब्याज का कर्जा देती है। और शक्कर के स्टॉक को कभी भी होल्डिंग नहीं कहा जाता। अब जीवन आवश्यक वस्तु का कायदा तो अभी तक के था, मनमोहन सिंह जी के और मोदी जी के राज में भी, पर शक्कर तो कभी जीवन आवश्यक वस्तु के कारण रुकी नहीं। उसके लिए तो सरकार किसानों के हितों के निर्णय ले रही थी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि कानून होने के बावजूद भी अगर किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है और ये सरकार की पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो सरकार कानून बाजू में रख के भी किसानों के हित के निर्णय ले सकती है। अब देखिए, दूसरा उदाहरण आपको इस साल का बताता हूँ। राष्ट्रपति महोदय जी के सही से अध्यादेश निकाल दिया कि जीवनावश्यक वस्तु कानून रद्द कर दिया है। पार्लियामेंट में उसका कानून बनने का था, पर उसके पहले ही प्याज के दाम बढ़ने लग गए, तो प्याज का एकदम एक्सपोर्ट बंद करवा दिया तुरंत। पहले तो एमईपी डिक्लेयर होती थी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, इससे कम दाम में प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ तो भी लगता था। इस साल वो कुछ नहीं, एकदम एक्सपोर्ट बंद करवा दिया। एक तरफ आप कहते हो जीवनावश्यक वस्तु कानून हमने रद्द कर दिया, किसानों को फ्री कर दिया, और दूसरी तरफ आप प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर देते हो तुरंत। क्यों?
बिहार में चुनाव है, प्याज के दाम बढ़ने लग गए, बिहार के चुनाव में उसका परिणाम हो सकता है, उससे डर कर वहाँ राजनीति करने के लिए प्याज पैदा करने वाले किसानों को मार दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि कानून होने के बाद भी सुविधा की राजनीति करने के लिए सरकार उस कानून को बाजू में रख के राजनीति के हित के लिए किसानों को मार सकती है। ये साफ दिख रहा है ना साहब। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। ये जो कह रहे बाजार समिति के बाहर दाम मिलेंगे, बाजार समिति के बाहर दाम मिलेंगे, एक बड़ी कंपनी आईटीसी के नाम की बहुत उत्साह से देश में किसानों का माल खरीदी करने के लिए आई थी, ई चौपाल बनाकर। आईटीसी नाम की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा कहते हैं कि इस आईटीसी ने ही अडवाणी जी के रथ यात्रा को पैसा दिया था बोलते हैं। मेरे पास में सबूत तो नहीं है, पर मैंने जो अखबार में उस समय पढ़ा था उस पर से, और आज ही उसका निर्णय भी आया है, अडवाणी जी मुक्त हो गए, हमको उसका कुछ लेना देना नहीं है। पर ये कंपनी जो है ये उत्साह से सोयाबीन खरीदने के लिए आई थी। 4-5 साल सोयाबीन उत्साह से खरीदी किया, मार्केट कमेटी के बाहर अपने गोडाउन पे खरीदी करती थी, ई मार्केटिंग के माध्यम से किसानों को मोबाइल पे संदेशा भेजती थी कि आपका सोयाबीन लेकर आओ। और 4-5 साल के बाद में हाथ ऊपर करके कब भाग गई पता ही नहीं लगा। दोस्तों जरा सोचो कि इसने 4-5 साल उत्साह से क्यों खरीदी किया। वो इसलिए खरीदी किया कि अमेरिका के बाजार में सोयाबीन के दाम में तेजी थी। $14 प्रति बुशेल, यानी उस समय 3200-3400 रुपये क्विंटल दाम था अमेरिका के बाजार में। हमारा एमएसपी, हमारा कृषि मूल्य आयोग का न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन का कम था, इसलिए बाजार समिति के बाहर ज़्यादा दाम देके खरीदी करना आसान था। खरीदी किया, शाबाशी ले ली। और जब अमेरिका में दाम गिर गए, $14 के दाम $7-8 पर आ गए, हमारी एमएसपी बढ़ गई। तो हमारे एमएसपी से दाम जब बाजार में कम थे, तो बाजार समिति के बाहर अगर आईटीसी सोयाबीन खरीदी करती ई चौपाल में, तो समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी करती तो बदनामी हो जाती थी। तो उस बदनामी से बचने के लिए हाथ ऊपर करके भाग गई। अब मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी कृषि उपज के बाजार के अनिश्चितता में, जिसको वोलेटिलिटी कहते हैं, उसमें नहीं टिक पाई, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 10,000 एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटी छोटी किसानों के संगठन बनाने की बात जो कह रहे हैं, ये इस अनिश्चित बाजार में कैसे क्या टिकने वाले हैं। ज़रा इस पे विचार होना चाहिए ना। मुझे कल ही नासिक से एक फ़ोन आया प्याज उत्पादकों के संगठन का कि हमने प्याज के लिए एक एफपीओ बनाया, 8 रुपये किलो से किसानों से प्याज खरीदी किया, हमने हमारे चाल में उसको संभाल के रखा। पानी से थोड़ा ख़राब हो गया, बाज़ार में 20-25 रुपये दाम मिलने लगे तो बेचना शुरू किया, और मोदी जी ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब कैसा करके हमारा घाटा पूरा होने वाला था, पर अब तो हम घाटे में जाएंगे। अब मुझे बताइए कि ये एफपीओ 8 रुपये किलो में प्याज खरीदी किया, नाबार्ड ने इनको पैसा दिया, और अब ये घाटे में गए, और इनकी जो पूंजी है, जो कर्जा नाबार्ड ने दिया है, वो ख़त्म हो गई, तो ये एफपीओ चल सकेंगे क्या? फिर ये गारंटी क्यों नहीं देते एफपीओ को कि जो एफपीओ किसानों से समर्थन मूल्य में कृषि उपज खरीदी करेगा और उसमें उनको घाटा होगा, तो वो घाटा सरकार भर कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ कानून 3 बनाने से कैसा क्या होने वाला है, और ये 3 कानून बनाने से हल नहीं होने वाला। ये खुद अशोक गुलाटी कहते हैं, वो कहते हैं कि 10,000 एफपीओ बनाने चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, उन्होंने खरीदी करनी चाहिए। पर मुझे बताइए साहब कि वो खरीदी करेंगे और घाटे में रहेंगे तो क्या किसानों को न्याय दे सकेंगे? तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से मोदी जी मैंने जो कहा आपको कि वो खुद समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। मेरा फिर सवाल ये है दोस्तों कि अगर मोदी जी को इतना विश्वास है, हमारे कृषि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आपको तो बहुत अच्छा सौदा बाहर होने वाला है, आप चिंता मत करो, तो फिर इनका विश्वास ये है कि आज तक के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में दाम नहीं मिलते थे, एमएसपी भी नहीं मिलती थी, अब उससे ज़्यादा दाम आपको बाहर मिलने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मिलने वाले हैं, फ्यूचर मार्केट में मिलने वाले हैं, बड़े बड़े कंपनियां आके खरीदने वाली हैं।
तो जब ज़्यादा दाम मिलने वाले ही है तो फिर मोदी जी सिर्फ एक जो किसानों की मांग है कि इन 3 कानूनों में आप इतना व्यवस्था कर दो कि इस देश में कृषि उपज की कोई भी आयात का सौदा, कोई भी फ्यूचर मार्केट का सौदा, कोई भी बाजार समिति के बाहर होने वाला सौदा ये समर्थन मूल्य से कम दाम पर नहीं होगा। इतना करने में इनको डर क्यों लग रहा है? अब जब ये मांग आ रही है तो हमारे कृषि मंत्री जी ने कल कहा, नरेंद्र जी तोमर ने, उनका इंडियन एक्सप्रेस पे एक पन्ने का इंटरव्यू आया है, टीवी पे भी उन्होंने कहा कि अरे 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही तो उन्होंने एमएसपी को कानूनन क्यों नहीं बनाया। बिल्कुल सही कहा तोमर साहब आपने। अरे कांग्रेस ने किसानों को लूटा करके तो कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने आपको वोट देके सत्ता में बैठाया। फिर कांग्रेस ने जो गलती की एमएसपी का कानून न बनाने की, आप क्यों गलती कर रहे हो? आप तो बना दो ना कानून, आप तो सत्ता में आए हो ना। और दोस्तों, आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ, इसको भी ना भूलिए कि नरेंद्र मोदी जी खुद 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह जी चौहान 15 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज भी है। मोदी जी ने कोविड-19 में मजदूरों की मजदूरी सिर्फ 18 रुपये बढ़ाई है, 182 के 200 किए हैं। मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि इन 3 कानूनों से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। वो आमदनी दुगनी कैसी होगी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि 72 महीने में तो हो नहीं पाई। कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि ये दुगनी आमदनी निश्चित करेगा। मेरा सीधा सवाल ये है मोदी जी कि आमदनी दुगनी होगी किसानों की तो आपको तो मजदूर की भी मजदूरी दुगनी करनी ही होगी ना। ये तो आपके भी कार्यक्रम में होगा। फिर ऐसा कीजिए, कृषि मजदूर की मजदूरी दुगनी कर दीजिए, 182 की 364 कर दीजिए और 364 मजदूरी को हिसाब में लेके देश के कृषि मूल्य लागत आयोग को कहिए कि वो किसानों का लागत मूल्य निकाले। उस लागत मूल्य पे 50% मुनाफा देकर दाम घोषित कीजिए और बाजार समिति के बाहर जो अच्छे दाम मिलने वाले उसमें ये दाम मिलने वाले नहीं है, मैं अभी कह देता हूँ। इसलिए बाजार समिति के बाहर जो दाम मिलेंगे उस दाम में और इस दाम में जो फ़र्क होगा वो भावांतर योजना से हमको उसकी पूर्ति कर दीजिए। अगर भावांतर योजना से पूर्ति नहीं करनी है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितना देना उतना देकर हमारी क्रय शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अब दुनिया के बाज़ार में दाम नहीं है और दुनिया के बाज़ार में किसानों के अनुदान कम हुए नहीं है, सब्सिडी कम हुई नहीं है, WTO में हम अटक गए हैं। ट्रम्प साहब ने, जो आपके दोस्त है, उन्होंने पहले साल $12, फिर $12 बिलियन, फिर $16 बिलियन और अभी कोविड में $19 बिलियन की सब्सिडी की अतिरिक्त घोषणा चीन के साथ में व्यापार युद्ध में मिले हुए घाटे को पूरा करने के लिए किसानों को दी है। ये बात समझनी होगी। और दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, ये सपने मोदी जी बता रहे हैं, पर मैं 2026 की हकीकत बताकर मैं आपसे रजा चाहूँगा। ये ज़रा आप आपके मन में रखिए कि 2026 में इस देश में 8वां वेतन आयोग आने वाला है। हमारा विरोध नहीं है, हर 10 साल में वेतन आयोग आता है। 2016 में 7वां वेतन आयोग आया, 2026 में 8वां वेतन आयोग आने वाला है। जिस तरह से 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ा है 2,500, 7,000, 18,000, इसी तरह से 2026 में कम से कम वेतन इस देश के सरकारी कर्मचारी का 45,000 रुपये महीना रहने वाला है। आज तो कलेक्टर को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, उनका भी वेतन 6 लाख 7 लाख रुपए होने वाला है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि उधर 1,500 रुपये रोज़ मिलेगा तो फिर हमारे खेत में काम करने वाले हमारे भाई बहन को कितनी मजदूरी कम से कम मिलनी चाहिए? 1,500 रुपये नहीं तो कम से कम 700-800 रुपये तो मिलनी चाहिए ना। मैं तो 1,000 रुपये भी नहीं कह रहा हूँ। तो ये 700-800 रुपये मजदूरी देने के लिए फसलों के दाम क्या चाहिए? गेहूँ, चावल, शक्कर, तेल, फल, सब्जी के, ये तो किसी ने बताना चाहिए ना। और ये दाम बाज़ार में अगर नहीं मिलने वाले हैं तो फिर PM किसान निधि में हमको सम्मान निधि कितना मिलना चाहिए, ताकि इस देश का हर इंसान, इस देश का किसान और मजदूर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दी है, उसमें तो यही कहा गया है ना कि हर इंसान को इंसान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति होनी चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में विचार कर हमको मोदी जी के हर घोषणा का अध्ययन करना चाहिए
विश्लेषण करना चाहिए और किस तरह से हम लोगों को नए नए आश्वासन देकर, नए नए सपने बताकर हमें गुमराह किया जा रहा है, ये समझना होगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो इस देश की 80% जनता ये 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो के अनाज पर जीने वाली गुलाम नस्ल ही रहने वाली है। मैं हर समय कहता हूँ कि हम किसान आंदोलन में इस देश को इंडिया और भारत में विभाजित करते थे, पर 90 के बाद में जो नई नीतियाँ आई, जिसे मनमोहन सिंह जी ने भी चला और जिसे अब मोदी जी भी चला रहे हैं, उसमें इंडिया का सुपर इंडिया हो रहा है और भारत अफ्रीका में जो भूखमरे देश है उसके जैसा ही भारत का इथियोपिया, सोमालिया होते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको बाबा साहब अम्बेडकर का, गांधी जी का, ज्योतिबा फुले का सपना पूरा करना होगा तो चौधरी चरण सिंह जी की एक बात सबको समझनी होगी, जो जो पढ़ लिख कर इस देश में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। वो ये बात है कि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि एक किसान, तू तेरी एक नज़र हल पर रख और दूसरी नज़र दिल्ली पर रख। दिल्ली में बैठकर जो निर्णय होगा वो तुझे मार देगा या जिंदा रखेगा। आज चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते तो वो किसान को कहते कि किसान, तू तेरी एक नज़र हल पर रख और दूसरी नज़र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन की राजधानी जिनेवा पर रख। वाशिंगटन और जिनेवा पर नज़र रख कर मेरे इस देश के हर इंसान को इंसान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले, ऐसी राजनीति, ऐसी अर्थनीति और ऐसी समाज नीति हम अगर तैयार कर सके, हमारे बच्चे तैयार कर सके, तो ये प्रबोधन उनको काम आया, ऐसा मैं समझूंगा। आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।